उत्तर प्रदेश की आज तक की सबसे ज्यादा विवादित प्राथमिक स्तर की 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय डबल बेंच के द्वारा आरक्षण विवादित मामले पर अंतिम रूप से 13 अगस्त 2024 को फैसला दिया गया था। फैसला यह है कि 3 महीने के अंदर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को पूरी लिस्ट को रिविजिट करना है। जो पहले के लिस्ट थे सारे लिस्ट कैंसिल हो चुके हैं और नई तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। आज के डेट में इस ऑर्डर को जारी हुए 7 दिन का समय हो चुका है, यानी 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी जमीनी धरातल पर अभी कोई भी रोड मैप ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा और ना ही राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया गया है कि हम इस फैसले को लागू करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इन सभी के बाद से जो आरक्षित वर्ग है जो कि पिछले 4 साल से सड़कों पर और कोर्ट में इस मामले को लड़ रहा था, अब उनमें कहीं ना कहीं रोष की स्थिति उत्पन्न है और इसी की वजह से वो कल से ही इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ पर उनको शिक्षा विभाग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है उनको, क्योंकि यहाँ पर कहा तो जा रहा है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जिस प्रकार से कहा गया कि हमें 3 महीने का समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा और 3 महीने में हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनका तर्क ये है कि जब आपके पास सभी डायरेक्शन मिल चुके हैं, अब कोई भी संदेह नहीं है, तो आपने रोड मैप क्यों नहीं तैयार किया और आप एक लिस्ट क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं कि किस डेट में क्या क्या प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जाएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिक्षा विभाग फिर से वेट कर रहा है कि 3 महीने में कोई जनरल कैंडिडेट जो कि इस लिस्ट से बाहर हो रहा हो, क्योंकि वहां पर भी स्थितियां स्पष्ट नहीं की गई है राज्य सरकार के द्वारा कि हम उनके लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या उनको बाहर किया जाएगा या फिर अंदर रखा जाएगा। तो कोई ना कोई जनरल कैंडिडेट का अभ्यर्थी अगर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है और डबल बेंच के इस ऑर्डर को पर स्टे लेने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लेता है, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के पास एक बार फिर से मुद्दा मिल जाएगा कि ये भर्ती प्रक्रिया में आगे कोई भी एक्शन ना लेना पड़े। अगर आपको ज्ञात हो तो सिंगल बेंच के द्वारा भी सेम जजमेंट दिया गया था कि 3 महीने में आपको रिविजिट करना है। उसके बाद से डबल बेंच में इसको चैलेंज किया गया, राज्य सरकार फिर से हाथ पर हाथ रख करके बैठ गई। अब जब ये डबल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया कि 3 महीने में आपको रिविजिट करना है, अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर से राज्य सरकार जो है हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाएगी। तो इन्हीं सब को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के, वो कल से ही इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वहीं पर ऐसे वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी जो कि अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, वो भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि यहां पर जो डबल बेंच का कोर्ट ऑर्डर कॉपी है उसमें कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है कि पॉलिसी बना करके इनको सेव करना है। उनको सिर्फ और सिर्फ सेशन का बेनिफिट देने की बात कही गई है। और इस जजमेंट के 50वें पेज के पॉइंट नंबर 6 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो सिंगल जज का यहाँ पर ऑर्डर था, जजमेंट था, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है और इसकी वजह से जो जनरल कैंडिडेट हैं जो कि नई लिस्ट बनने के बाद से उस लिस्ट में नहीं होंगे, जाहिर सी बात है उनका जो एक तरीके से सिलेक्शन है वो खतरे में आ सकता है। और इसको लेकर के वो राज्य सरकार पर दबाव बना रही है कि हमारे स्टैंड को क्लियर करिए कि हमें कैसे आप सेव करेंगे। तो यहाँ पर राज्य सरकार के लिए दोनों तरफ से चुनौती है, इस फैसले को लागू करने के लिए भी और जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं और जो नई लिस्ट में नहीं आएंगे उनको सेव करने के लिए भी। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके द्वारा इस मामले का केवल और केवल एक पक्ष दिखाया जा रहा है। एक पक्ष ये कि जो 4 साल से नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी को बचाने के लिए राज्य सरकार क्या करेगी। दूसरा पक्ष जो सबसे ज़्यादा इससे पीड़ित है वो ये है कि जो 4 साल से सड़कों पर और जो कोर्ट में मामले को लेकर के जो योग्य होने के बावजूद भी सड़कों पर भटक रहे हैं, उसको लेकर के अभी तक कोई बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं दिखाई गई है। लगातार अधिकारियों के संपर्क में वो रहे हैं, ज्ञापन दिए और इन सब के बावजूद भी उनको बार बार ये कहा गया कि नहीं सब कुछ सही है, आरक्षण में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री अगर आपको याद हो तो विधानसभा में खड़े होकर के उन्होंने जवाब दिया था कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार का आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है। जब यहां पर राजनीतिक दबाव बना तब जाकर के उन्होंने 6800 की चौथी लिस्ट जारी करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। आपको याद होगा कि जो पिछड़ा आयोग है उनके द्वारा जब दबाव बना राज्य सरकार पर और जब ये राजनीतिक मुद्दा बनने लगा तब जाकर के राज्य सरकार कहीं ना कहीं झुकी थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रोष है आरक्षित वर्ग में वो इस बात को लेकर के है कि राज्य सरकार ये दावा तो करती है कि ये दलितों और पिछड़ों की सरकार है, लेकिन यहाँ पर इनके रिप्रेजेंटेटिव सरकार में होने के बावजूद भी वो कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पाए हैं आरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जब जजमेंट आ गया तो राज्य सरकार में जो सत्ता में इस वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, उनके द्वारा भी इस बात को लेकर के खुशी जाहिर की गई कि इनको हक मिला। जो काम कोर्ट के द्वारा किया गया उसे अगर आप चाहते तो सत्ता में रह करके कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, जिसकी वजह से अब अभ्यर्थियों के मन में जो
वर्तमान सरकार के प्रति विश्वास और जो अधिकारियों के प्रति विश्वास होना चाहिए वो शायद खो चुके हैं, और इसीलिए अब अभ्यर्थी माननीय डबल बेंच के जजमेंट के बाद भी अब सरकार पर और अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कल से ही इको गार्डन में इकट्ठा होने जा रहे हैं। ये तो हो गया कि इस भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आज की वर्तमान परिस्थिति क्या है। अब बात करते हैं इस भर्ती में आगे जाकर के भविष्य में क्या होगा, क्योंकि न्यूज एजेंसीज के द्वारा बताई जा रही है कि ये मैटर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां से राज्य सरकार जो है वो पॉलिसी बनाने जैसे डायरेक्शन लेकर के आ सकती है और जो ऑलरेडी अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनको सेव कर सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस भर्ती की बैकग्राउंड को आपको समझना होगा। देखिए यहां पर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को किस प्रकार से डिसाइड करेगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। विवाद इसलिए क्योंकि सिंगल बेंच ने ये जजमेंट दिया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। सिंगल बेंच ने ये जजमेंट दिया है कि जो यूपी टेट होगा या फिर सीटेट होगा, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी टेट जो होगा वो आपका एलिजिबिलिटी है, वो एक केवल पात्रता परीक्षा है। लेकिन जो एटीआरई है यानी सुपर टेट की, जिसे आप परीक्षा के नाम से जानते हैं, ये आपका पात्रता केवल क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है, बल्कि इसे पार्ट माना है सिलेक्शन प्रोसेस का। जबकि डबल बेंच ने इसको भी पार्ट नहीं माना है, बल्कि इसे भी पात्रता परीक्षा मान लिया है। अब यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट मानती है तो जो डबल बेंच का कोर्ट ऑर्डर है वो सीधे तौर पर पलट जाएगा और जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो लागू हो जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस प्रकार से इंटरप्रेट करती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का आरक्षण अधिनियम 1994 है या फिर जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है, उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों में ये बातें मेंशन की गई है कि जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो अंतिम चरण में जाकर के दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि टेट में जो कैंडिडेट ओबीसी SC ST जनरल का है वो 82 नंबर पाकर के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुआ है। एटीआरई में अगर हम लोग बात करें तो 90 नंबर पाकर के वो सम्मिलित हुआ है, जबकि अनरिजर्व कैटेगरी की जब बात करेंगे तो टेट में 90 नंबर और एटीआरई में 97 नंबर क्वालिफाई होगा, तभी जाकर के वो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिंगल बेंच ने यह कहा था कि चूंकि ये एक पात्रता परीक्षा है टेट वाली, तो इसीलिए यहां पर जो 82 नंबर पर उसको अलाउ किया गया, ये आरक्षण का लाभ नहीं माना जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन माना जा सकता है। लेकिन जो एटीआरई है, चूंकि वो सिलेक्शन का पार्ट है, ये सिंगल बेंच ने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट है, इसलिए यहां पर 90 नंबर पर जो अलाउ किया गया वो रिजर्वेशन के अंतर्गत माना जाएगा। और चूंकि एक बार इन्होंने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया, अब इनको फाइनल मेरिट लिस्ट में भले ही उनका अनरिजर्व कैटेगरी यानी 67.1 से ज़्यादा ही नंबर उनका क्यों ना हो, ओवरऑल कट ऑफ क्यों ना हो, वो इस अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते। और उन कैंडिडेट्स को ओबीसी कैटेगरी में, SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली उनको फाइट कराया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इससे ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी अपनी कैटेगरी में रह गए। और इस वजह से ये डबल बेंच ने यह कहा है कि चूंकि इनको इस कैटेगरी में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि इस कैटेगरी में जाना चाहिए था, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहिए था, ओपन कैटेगरी में जाना चाहिए था, जिसकी वजह से ये पूरा आरक्षण का घोटाला माना जा रहा है। वहीं पर जो डबल बेंच है वो ये कह रही है कि जो एटीआरई है यानी सुपर टेट की परीक्षा है, चूंकि ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। आपके मन में सवाल आएगा कि सिलेक्शन का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स तो जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डबल बेंच ने ये कहा है कि चूंकि इसे सिलेक्शन का पार्ट इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि जो पूरा फाइनल मेरिट बन रहा है वो केवल इसके मार्क्स पर नहीं बन रहा है, बल्कि उसमें एकेडमिक्स के भी आपके 40% मार्क्स जुड़े हैं और एटीआरई के 60% मार्क्स जुड़े हैं। तो वहां पर वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट माना जाएगा और वहां पर आपका जाकर के माना जाएगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन रही है, जो आपका क्वालिटी पॉइंट्स बन रहा है, उसमें आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और इसे एटीआरई को यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं माना है डबल बेंच के द्वारा। अगर इसे सिलेक्शन प्रोसेस मान लिया जाता है तो डबल बेंच का जजमेंट पलट जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस एटीआरई को सिलेक्शन का प्रोसेस मान लेती है तो निश्चित तौर पर ये जो सिंगल बेंच का इंटरप्रेट था या फिर उत्तर प्रदेश की अभी जो आरक्षण की गतिविधियां की गई हैं उसे कहीं ना कहीं सही ठहराया जा सकता है, अगर ये परिस्थितियां बनती हैं तो ये अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है या नहीं, क्या आरक्षण का लाभ इस लेवल पर दिया जाए या फिर फाइनल मेरिट पर दिया जाए। हालांकि अगर आप यूपीएससी का नियम देखेंगे या फिर किसी भी भर्ती प्रक्रिया का नियम देखेंगे या फिर कोई भी आरक्षण से संबंधित मामले को पढ़ेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले के जजमेंट पढ़ेंगे, वहां पर एक ही बात मेंशन की गई है कि जो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो अंतिम चरण में दिया जाएगा, यानी जब फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये जो यहां पर लाभ लिया गया 90 नंबर पर, ये आरक्षण के अंतर्गत माना जाए या फिर रिलैक्सेशन के अंतर्गत माना जाए, पूरा विवाद इस मामले को लेकर के है। और ये विवाद थमेगा तब जब एटीआरई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा कि ये
सिलेक्शन का पार्ट माना जाए या ना माना जाए। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में और पहले के जजमेंट में भी ये बातें मेंशन की गई है कि एटीआरई जो है वो सिलेक्शन का पार्ट ना माना जाए। तो ये लेकर के बहुत बड़ी विडंबना होगी। निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा तो फिर से इस सभी बातों पर विवाद हो सकता है। ये पहला विवाद है, ठीक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को निपटाना है कि क्या ये एटीआरई को सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट माना जाए, क्या यहां पर आरक्षण का लाभ दिया जाए या फिर जो फाइनल मेरिट बन रही है उस पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। ठीक है, ये तो पहला विवाद हो गया। दूसरा इससे विवाद ये जुड़ा हुआ है कि ध्यान से सुनिएगा, हुआ ये था उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में कि ऐसे कैंडिडेट मान लीजिए जिनका जैसे 67.11 गया है ओपन का, अनरिजर्व का कट ऑफ गया है। मान लीजिए ओबीसी में कोई एक कैंडिडेट है जिसका 67.5 नंबर गया हुआ है और ओबीसी का ही कोई एक कैंडिडेट है जिसका मान लीजिए कि 66.9 नंबर गया हुआ है। तो ये चूंकि ओबीसी के कट ऑफ में लाई कर रहा है, तो ये ओबीसी के कट ऑफ में लाई कर रहा है, इस वजह से इसको ओबीसी का सीट दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ओपन सीट पर नहीं जा सकता। लेकिन ये वाला जो ओबीसी का कैंडिडेट है, चूंकि ये ओपन के सीट पर जा सकता है, तो इसे ओपन के सीट पर फाइट कराया गया। लेकिन ओपन के सीट पर जैसे ही ये गया, मान लीजिए कि ये अपना जिला मान लीजिए कि गोरखपुर इसने अपना जिला दिया था। अब गोरखपुर में ये देखा जाएगा कि पहला सिलेक्शन जो इसका है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। गोरखपुर में ये देखा जाएगा कि इस नंबर पर क्या अनरिजर्व कैटेगरी पर जब ये फाइट कर रहा है तो इसको गोरखपुर जिला अलॉट हो पाएगा या नहीं। दूसरा नंबर ये देखा जाएगा कि ओबीसी का ही एक कैंडिडेट जिसका नंबर इस वाले ओबीसी कैंडिडेट से नंबर कम है, लेकिन चूंकि ये ओबीसी में फाइट कर रहा है तो इसको नो डाउट गोरखपुर जिला आवंटित हो जाएगा। तो अब आप सोचिए, ओबीसी का ही दो कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट जिसका इस कैंडिडेट से भी ज्यादा नंबर है, लेकिन चूंकि वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला गया है, इस वजह से गोरखपुर सीट वो नहीं पा रहा है। लेकिन इससे कम वाला नंबर वाला कैंडिडेट ओबीसी में चूंकि फाइट कर रहा है और वो उसे गोरखपुर का जिला मिल गया। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए किया यह गया कि इस वाले कैंडिडेट को, ध्यान से सुनिएगा, इस वाले कैंडिडेट को इस सीट पर ना ले जाकर के इसको ओबीसी में फाइट कराया गया, इसलिए ताकि इसको प्रथम वरीयता मिल जाए, इसके जिला मनपसंद जिला इसको मिल जाए। तो यहां से भी कहीं ना कहीं अनरिजर्व की जो सीटें हैं जिस पर इस कैंडिडेट को जाना चाहिए था, क्योंकि इसका नंबर अनरिजर्व ओपन सीट से ज़्यादा थी, ये इस पर ना जाकर के ओबीसी के सीट को ऑक्युपाई किया, क्योंकि इसका जिला वरीयता भी देखना था और उसको पहले नंबर वाले जिला वरीयता को देना था, क्योंकि उससे कम वाले ओबीसी कैंडिडेट को ये जिला मिल रहा था, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर पाने वाले को ये जिला नहीं मिल रहा था। तो ये भी एक विवाद है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट मामले को तय कर सकती है, और ये बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा नंबर है आपका ओपन से ज़्यादा तो आपको इसमें जाना चाहिए कायदे से। अब अगर इसमें जाएंगे तो हो सकता है आपको वो जिला ना मिले और आपसे कम नंबर ला करके हो सकता है वो जिला पा जाए। तो ये बहुत बड़ा विवाद है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं तीसरे पॉइंट पर। ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले लेगी कि आप इनको पॉलिसी बना करके रख लीजिए। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? मान लीजिए कि एक मोटा मोटी हम लोग आंकड़ा मान करके चलते हैं, जैसे पहले 6800 की लिस्ट जारी की गई थी, यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने पहले ही रिविजिट कर लिया होगा। जब राजनीतिक दबाव बना तब उन्होंने लिस्ट जारी की 6800 की, यानी इस प्रकार के मामले को लेकर के वो ऑलरेडी एक लिस्ट जारी कर चुके हैं, यानी कुछ ना कुछ तो वो अपना रिविजिट किए होंगे। मान लीजिए कि इससे थोड़ी और सीटें बढ़ जाती हैं, हम लोग मान लेते हैं 7-8 हज़ार मान लीजिए सीटें हैं, मैं 8,000 मान लेता हूं, 8,000 सीटें हैं, कुछ भी हो सकता है, अभी कोई नहीं कह सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल डेटा है। ठीक है, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब ये 8,000 जो कैंडिडेट हैं, नए पद जोड़ने पड़ेंगे। नए पद जुड़ेंगे तो किसके लिए जुड़ेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ये जो 8,000 नए पद जुड़ रहे हैं ये आपके जुड़ेंगे ओबीसी के, एससी के, एसटी के। किसके जुड़ेंगे? ओबीसी के, एससी के और एसटी के। अब ये जो नए पद जुड़ रहे हैं तो ये 69,000 की पूरी जो लिस्ट थी उसको बैलेंस करेंगे आरक्षण वाइज, क्योंकि आरक्षण का नियम ये कहता है कि 50% जो सीटें हैं वो ओपन सीटें हैं जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। बहुत लोग इसको कंफ्यूज ये कह के समझ लेते हैं कि ये अनरिजर्व की सीटें हैं, यानी कि केवल जनरल इस पर फाइट करेगा। नहीं, जनरल की कोई सीट होती ही नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से जो ओबीसी है उसको मिनिमम 27% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एससी है उसका 21% मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो एसटी है उसका रिप्रेजेंटेशन 2% होना चाहिए। इसके अलावा हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है वो इस वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो अब संविधान जब ये कहता है कि 27% मिनिमम आपका होना चाहिए ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन, ये मिनिमम की बात हो रही है, यानी इससे ऊपर कितना भी जा सकता है। इससे ऊपर अगर ओबीसी का कैंडिडेट मेरिटोरियस है, एमआरसी है, तो वो अपनी कैटेगरी को छोड़ करके अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है, और ये चूंकि 50% सीटें जो हैं वो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। अगर ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट अगर इस 50 के 50% सीटों पर भी ऑक्युपाई कर लेते हैं
अगर वो मेरिटोरियस होते हैं तो भी इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरिटोरियस थे, वो योग्य थे, तब जाकर के ये ओपन की सीट पर फाइट कर रहे हैं और ये अपनी कैटेगरी की सीट छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये 50% सीटें जनरल की हैं या फिर किस कैटेगरी की। ये किसी की भी नहीं होती हैं, ये मेरिट के आधार पर तय होता है कि कौन इसमें जाएगा, और सबसे पहले इसी 50% सीटों को भरा जाता है जो कि हाईएस्ट होते हैं मेरिट में। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। जो 8000 मान लीजिए सीटों को जोड़ने की नौबत आई, तो इसमें 8000 जो सीटें होंगी वो एससी की होंगी, एसटी की होंगी और ओबीसी की होंगी। आरक्षण का जो विवाद है उसको लेकर के, तो जाहिर सी बात है इस सीटों को जोड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 69,000 की जो सीटें हैं उसको रीबैलेंस करना है आरक्षण के नियमों के आधार पर। तो जो ऑलरेडी 8000 जो अपॉइंट हो चुके हैं वो कैसे कैंडिडेट हैं? वो जनरल कैंडिडेट हैं, वो जनरल कैंडिडेट हैं। अब जनरल कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, तो ये आरक्षण को फिर से डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ये 8000 तो आप इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 69,000 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण को आपको बैलेंस करना है, लेकिन जो ऑलरेडी 8000 हैं, वो इसको बैलेंस नहीं करने दे रहे हैं। आप ऐसे समझिए, जब 6800 की लिस्ट जारी की गई थी तब ये मामला कोर्ट में चैलेंज किया गया था 6800 की लिस्ट को। उसमें यह बोला गया कि आप 6800 की लिस्ट केवल एक कैटेगरी को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप किसी शिक्षक भर्ती में पद जोड़ रहे हैं तो उस पद में आपको आरक्षण के सभी प्रावधानों को लागू करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 8000 पद जोड़ रहे हैं तो इसका 50% यानी 4000 पद आपको रखना पड़ेगा ओपन सीट के तौर पर, अनरिजर्व के तौर पर। 27% ओबीसी के लिए रखना पड़ेगा, 21% एससी के लिए और 2% आपको एसटी के लिए रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि 8000 जो ओपन वाले सीटें हैं, जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो लिस्ट में नहीं आएंगे, तो कायदे से ये देखा जाए तो इसके हिसाब से फिर से आपको आरक्षण को रीबैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस मैटर को कोई अभ्यर्थी चैलेंज करता है तो निश्चित तौर पर यह मामला फिर से फंस जाएगा कि आप पॉलिसी तो बना रहे हैं इन 8000 सीटों को बचाने के लिए जो ऑलरेडी पॉइंट हैं, लेकिन चूंकि ये पूरे आरक्षण को फिर से बैलेंस नहीं होने दे रहा है, इस वजह से 8000 और आपको जोड़ना पड़ जाएगा। 8000 आपको और जोड़ना पड़ जाएगा, ताकि ये जो 8000 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 50% को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि जनरल कैंडिडेट हैं। बाकी का जो 50% रिजर्वेशन है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी आएगा और ओबीसी आएगा, उसके लिए भी आपको 8000 पद जोड़ना पड़ेगा। और ये अपने आप में एक साइकिल बन जाएगी कि जब आप इसको बैलेंस करने जाएंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको बैलेंस करने जाएंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे तो ये डिस्टर्ब होगा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ा विवाद है, और इसको शांत करने के लिए आपको भले ही दिख रहा होगा कि 8000 का घोटाला हुआ हो, 7000 का हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो उतना बड़ा घोटाला नहीं है। आपको उसके जस्ट डबल सीटों को और ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप उतने पद को वहाँ पर जोड़ रहे हैं तो सिर्फ ओबीसी एससी एसटी के पद को जोड़ रहे हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी के पद जो जोड़ रहे हैं 8000, वो 69,000 को आरक्षण को बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी 8000 अपॉइंट हो चुके हैं वो केवल और केवल जनरल के कैंडिडेट हैं, जिनको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, और ये मामला कोर्ट में चैलेंज होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। अब ये जो पूरी साइकिल बन रही है कि इनको बैलेंस करने के लिए बार बार नए पद जोड़ने पड़ेंगे और ये सारे विवाद होंगे, इन सभी मामले में जो नए डीएलएड कैंडिडेट हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कहते हैं कि आप यहाँ पर नए पद जोड़ने कैसे दे रहे हैं, क्योंकि बिना पद विज्ञापित किए, अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले 2017 में 1,37,000 शिक्षामित्रों का समायोजन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए थे। जैसे जो टोटल शिक्षामित्र थे उसमें बहुत सारे शिक्षामित्र ऐसे थे जो कि टीचर बनने की एलिजिबिलिटी रखते थे, वो टेट सीटेट भी क्वालिफाई थे, वो सारी एलिजिबिलिटी रखते थे। सरकार ने उनको पॉलिसी बना करके बाकायदा उनको एक तरीके से शिक्षामित्र थे उनको परमानेंट यानी कि असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर उनको नियुक्त किया, बाकायदा पॉलिसी बना करके। वो पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि आप इतने बड़े पदों पर 1,37,000 पदों पर बिना पद विज्ञापित किए इतने पदों को समायोजित नहीं कर सकते। तो जब आप उसमें 8,000 पद जोड़ने जाएंगे तो जो फ्रेश डीएलएड कैंडिडेट हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच जाते हैं तो यही बात निकल करके आएगा कि आप इतने पद जोड़ कैसे सकते हैं बिना पद विज्ञापित किए हुए। तो यहां पर फिर से वहीं बवाल उत्पन्न होने लगेगा कि जो जिनके साथ ऑलरेडी 4 साल पहले घोटाला हुआ है आरक्षण विवादित मामले को लेकर के, जो 4 साल से भटक रहे हैं, उनके साथ कैसे न्याय होगा, क्योंकि सिंगल बेंच और डबल बेंच ने दोनों ने रिविजिट करने के आदेश दिए हैं और जो जिनके साथ गलत हुआ है उनको सिस्टम में लाने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आ जाएगा कि जब पद नहीं जोड़े जा सकते तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को हटना पड़ेगा। अब किसी ना किसी को हटना पड़ेगा तो उनको पॉलिसी बना करके बचाने के लिए राज्य सरकार जाएगी तो मैंने अभी आपको बताया कि पूरा एक साइकिल बन जाएगा कि वहां पर केवल उन पदों को बचाने की बात नहीं आएगी, वो जनरल के कैंडिडेट हैं और जनरल के कैंडिडेट होने की वजह से आपको फिर से रीबैलेंस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विवाद मचने वाला है। और इसके वजह से
एक चीज जो बीच के रास्ते पर काम हो सकती है, वो जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों का पूरा मैटर हुआ था, कहीं ना कहीं ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। शिक्षा मित्रों के पूरे मैटर पर अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप इन शिक्षा मित्रों को आने वाली 2 भर्तियों में कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, जैसे कि एज में रिलैक्सेशन। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी चयनित कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहला कि वो ओवर एज हो सकते हैं, और इसके अलावा चुनौती ये हो सकती है कि उनके ऊपर लोन हो सकता है, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तो डायरेक्टली उनको बाहर ना निकाल करके और उनके लिए अगर सॉफ्ट कॉर्नर हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो निश्चित तौर पर उनको भी कुछ रिलैक्सेशन देकर के नई शिक्षक भर्ती में मौका देने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। क्योंकि नए पद जोड़ने पर बहुत ज़्यादा विवाद है, नए पद जोड़ना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी और राज्य सरकार ने सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट सब में ये हलफनामा दे दिया है कि ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया है। और अगर आपको सिंगल बेंच का जजमेंट याद हो तो उसमें भी सिंगल बेंच ने ये कहा था कि आप 6800 पद ऐसे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और इसकी वजह से पद जोड़ना इतना आसान नहीं है जितना राज्य सरकार समझ रही है। अब जब पद नहीं जोड़े जा सकते तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी को हटना पड़ेगा, और अगर उनके सापेक्ष सॉफ्ट कॉर्नर हुआ तो राज्य सरकार को निर्देश ये दिया जा सकता है कि आप इन कैंडिडेट्स को कुछ रिलैक्सेशन देते हुए एक भर्ती करिए, जिसमें उनको एज में रिलैक्सेशन दे दीजिए। हो सकता है कि उनको कुछ नंबर में वेटेज दे दिया जाए, जैसे उनको 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, जैसे शिक्षा मित्रों को प्रत्येक साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से 2.5 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया गया था। अगर आपको याद हो तो सकता है कि इनको 4 साल का समय हुआ, तो इनके लिए भी कुछ इस प्रकार के वेटेज तय किए जा सकते हैं, और जिसके आधार पर अगर ये केवल क्वालिफाइंग नंबर भी पा लेंगे तो ये मेरिट में टॉप पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिलैक्सेशन देकर के एक नई भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। और अगर इस प्रकार का होता है तो यकीन मानिए जो नए बीएड डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके लिए भी नई शिक्षक भर्ती के रास्ते खुल जाएंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जो ऑलरेडी अपॉइंट कैंडिडेट हैं, देखिए मैं जान रहा हूं कि आपके लिए ये वर्ड सुनना बहुत कठिन हो रहा होगा, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसको लेकर के आपको पहले से मैच्योर रहना पड़ेगा, पहले से तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने लिए केवल अच्छी बातें अगर सुनने के लिए अगर इस वीडियो को ओपन किए हुए हैं तो शायद आपको ये चीज़ें बुरी लग रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पॉइंट्स पर सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर बात तो की जा रही है, लेकिन उन टेक्निकल पॉइंट्स को इग्नोर कर दिया जा रहा है। केवल पॉलिसी बना करके अगर इतना आसान होता तो सिंगल बेंच कभी भी ये नहीं कहती कि आप 6800 की लिस्ट को क्वेश्चन करिए, और उनके जजमेंट में साफ तौर पर यह मेंशन था कि आप इस प्रकार से नए पद नहीं जोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन तो है कि आपको यहां से निकालना है, लेकिन सिंगल बेंच ने उनको पॉलिसी बना करके रखने की भी बात कही थी। तो पॉलिसी बना करके रखने का मतलब ये है कि 8000 पद को अगर आप बचा रहे हैं जो अपॉइंटेड हैं, तो वो आरक्षण को फिर से बैलेंस नहीं करेंगे, और बैलेंस करने के लिए पूरी ये साइकिल बन जाएगी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपना अलग से डायरेक्शन देगा, जिसकी वजह से ये निश्चित तौर पर और ज़्यादा विवाद मच सकता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो ऑलरेडी अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनको भी सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ नए पद जोड़ना, और वो भी बिना एडवर्टीजमेंट के, ये बहुत बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए भी, क्योंकि शिक्षा मित्रों के मामले में ऑलरेडी इस प्रकार का जजमेंट हो चुका है। तो पूरा कहने का मतलब ये है कि जो आज की परिस्थिति है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में, वो राज्य सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे आगे बढ़ें, और इस परिस्थिति के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया जब आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जब पिछड़ा आयोग ने रिपोर्ट सबमिट किया, जब सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया। इन सब के बावजूद भी आप लगातार समय केवल व्यतीत करते रहे, और आज भी जो इनका रवैया है वो यही है कि देख करके ऐसा ही लग रहा है कि 3 महीने का जो समय इनको मिला है, 3 महीने समय काट रहे हैं, और कैसे भी करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के ये मामला और ज़्यादा फंस जाए। कहने का मतलब कि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई भी स्टैंड लेना नहीं चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इनका रिजल्ट आया है, उसको लेकर के राज्य सरकार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के काफ़ी गंभीर होगी। और कोई भी अगर वो एक्शन लेती है, अगर वो पॉलिसी बना करके नहीं सेफ करती है, तो ये स्वर्ण एक तरीके से विरोधी सरकार का परसेप्शन बन जाएगा। और अगर आरक्षित वर्गों के संदर्भ में फैसला नहीं लेती है तो ये आरक्षित के विरोध में, आरक्षित अभ्यर्थियों के विरोध में ये परसेप्शन बन जाएगा कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार भी बहुत एक तरीके से ऐसे परिस्थिति में फंस गई है, ऐसे गले की हड्डी बन गई है ये भर्ती कि ना तो उगला बन पा रहा है और ना ही उसको निगलना बन पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार ये चाह रही है कि हमें अपनी तरफ से कोई स्टैंड ना लेना पड़े और कोर्ट ही इस मामले को डिसाइड करे। इसी वजह से जब ये मामला सिंगल बेंच से डिसाइड हुआ तो राज्य सरकार ने
कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखाई मेरिट जारी करने के संदर्भ में। जब डबल बेंच के द्वारा फैसला दिया गया तो अभी भी वो लेकर के रोड मैप नहीं आ रहे हैं, ताकि एटलीस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए और सुप्रीम कोर्ट ही इसको डिसाइड करे, ताकि हमें अपना स्टैंड ना क्लियर करना पड़े कि हम क्या सोचते हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।